अरे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में हमने स्टूडेंट ट्रेसिंग ऑफ कर्व के वर्किंग रूल के विषय में बात करी थी। हमने वहां पर डिटेल में ये समझा था कि किसी भी कर्व को अगर ट्रेस करना होता है तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेनली होता है सिमेट्री, पोल नॉट पोल, ओरिजिन एंड टेंजेंट, point of intersection of the curve on coordinate axes, asymptote, रीजन एंड स्पेशल पॉइंट। जिसमें से कि स्पेशल पॉइंट को आप चाहें तो ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो 5 पॉइंट है स्टार्टिंग के, इन 5 पॉइंट्स को हम लोग जरूर किसी भी ट्रेसिंग में जरूर इन्वॉल्व करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग अब एक कर्व की ट्रेसिंग करते हैं और देखते हैं कि किसी भी कर्व को कैसे ट्रेस किया जाता है। ट्रेस करते समय क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेसिंग ऑफ कर्व with this question। और क्वेश्चन है trace the curve y square into a minus x is equals to x square into a plus x, right? This is the this is the given equation of the curve जिसे कि हमें क्या करना है, ट्रेस करना है। इसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1। अब इसको ट्रेस करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है स्टूडेंट सोल्यूशन में, दैट पॉइंट इज सिमेट्री। ठीक, तो सबसे पहले तो आइए जरा सिमेट्री चेक करते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पर हम लोगों को ये नहीं लिखना है कि x की पावर इवन है कि नहीं है, y की पावर इवन है कि नहीं है। हमें केवल वर्किंग रूल को लगा के चेक करना है कि क्या है जो हमें लिखना है, सिमेट्री किसके अबाउट में है। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्या इसमें x की सारी पावर्स इवन है। तो हम देखते हैं कि जब वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो ये x रह जाता है, यानी इवन पावर नहीं है। उसी तरह इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये x क्यूब रह जाएगा, मतलब x की पावर इवन नहीं है इसमें। इट मींस दैट कि ये जो कर्व है ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। आई रिपीट, अगर x की पावर इवन होती है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होती है, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री तो नहीं है। अब y की पावर देखते हैं, तो y हमारे पास केवल यहीं पर है और y की पावर है 2, और कहीं y है नहीं है। और y का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो y स्क्वायर ही बना रहेगा। इट मींस दैट कि यहाँ पर y की पावर इवन है, और अगर y की पावर इवन है तो मतलब सिमेट्री किसके अबाउट है, x एक्सिस के अबाउट है इस कर्व के लिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं द कर्व इज symmetric about x एक्सिस। हम केवल ये लिखेंगे कि किसके अबाउट में सिमेट्रिक है, ये नहीं लिखेंगे कि क्यों है, कि y की पावर इवन थी इसलिए, ये नहीं लिखना है। केवल ये लिखना है कि किसके अबाउट सिमेट्री है इसकी, ठीक है ना। नाउ अगर हम इस इक्वेशन में x को y से इंटरचेंज कर दें तो क्या मतलब x और y को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो क्या इक्वेशन में कोई चेंजेस आएंगे? डेफिनेटली इक्वेशन पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। मतलब ये y इज इक्वल्स टू x के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं है, और x को -x और y को -y से रिप्लेस कर देंगे तो भी पूरी की पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। इट मींस दैट कि ये जो कर्व है ये अपोजिट क्वाड्रेंट में भी सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि केवल एक ही जगह सिमेट्री है, और वो सिमेट्री है कहां पर, अबाउट द x एक्सिस। ठीक, तो ये पहला पॉइंट यहां पर फिनिश हुआ। पॉइंट नंबर 2, ओरिजिन एंड टेंजेंट। ओरिजिन एंड टेंजेंट। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि अगर इस कर्व की इक्वेशन में हम x की जगह पर 0 लिखें तो y भी 0 हो जाता है ना। यानी कि द कर्व इज passing through the origin। ठीक, तो कर्व जो है ओरिजिन से पास हो रहा है, और जब कर्व ओरिजिन से पास होता है तो हम ओरिजिन का नेचर चेक करते हैं, और उसके लिए ओरिजिन पे क्या निकालते हैं, टेंजेंट्स निकालते हैं। और ओरिजिन पे टेंजेंट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिन पर हम टेंजेंट्स निकालने के लिए जो लोएस्ट डिग्री टर्म होती हैं इस इक्वेशन में, जो भी लोएस्ट डिग्री टर्म होंगे उनको इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक, तो आइए जरा अब हम लोग देखें कि इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है। तो अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करें
तो ये ऐसी बन जाती है वाई स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए एंड प्लस एक्स क्यूब। तो ये है पावर 3, ये मिला के है पावर 3, तो लोएस्ट डिग्री टर्म है केवल ये और ये, तो इन दोनों को इक्वल टू 0 कर देना है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हमें मिलेगा क्या, तो हमने पहले तो ये लिख दिया द कर्व इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना, एंड equating the lowest degree term to 0। ध्यान दीजिएगा कि जब कर्व ओरिजिन से पास होगा तो ही लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वल टू 0 करना है, अदरवाइज नहीं करना है, क्योंकि ओरिजिन से अगर पास ही नहीं होगा तो ओरिजिन पे टेंजेंट निकालने का कुछ लॉजिक ही नहीं बैठता है, ठीक है ना। तो क्योंकि ओरिजिन से कर्व पास हो रहा है तो अब हम लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वल टू 0 करेंगे, तो हमें मिल जाएगा y स्क्वायर a इज इक्वल्स टू x स्क्वायर a। तो इट्स y स्क्वायर a इज इक्वल्स टू x स्क्वायर a। तो यहां से हमें मिल जाएगा बच्चों y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x। तो प्लस माइनस x आया है, क्या मतलब हुआ, दैट इज टू रियल and distinct tangents at origin। मतलब कि ओरिजिन पर हमें दो रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट मिल रही हैं। इट मींस दैट दिस इंप्लाइज दैट ओरिजिन इज, क्या होगा स्टूडेंट, याद करिए जरा, यस, ओरिजिन इज नोड, क्योंकि अगर ओरिजिन पर हमें दो रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स मिलती हैं तो वो एक नोड होता है। और अब अपने दिमाग में बिल्कुल ये क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि जो ओरिजिन है वो नोड है तो वहां से कर्व की दो ब्रांचेस जरूर पास होंगी, ठीक। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट भी हुआ। नाउ पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 था बच्चों, क्या था, इट्स अ पॉइंट ऑफ intersection on coordinate axes। तो आइए जरा इसके ऊपर बात करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, पुट x is equals to 0, पुट x is equals to 0 in 1। तो x is equals to 0 in 1 करेंगे स्टूडेंट, तो हमें क्या मिलेगा, x की जगह 0 लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा y स्क्वायर a is equals to 0, मतलब कि y is equals to 0। तो y हमें 0 मिल गया जब x 0 हमने रखा। अगेन पुट y is equals to 0, तो in 1, तो y is equals to 0 रखेंगे तो ये 0 होने से ये हमारे पास रह जाएगा, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर a plus x is equals to 0। तो this implies that x is equals to 0 and x is equals to minus। तो जब y 0 रखा तो ये दो वैल्यूज आई, और जब x 0 रखा तो ये एक वैल्यू आई, है ना। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या आए, 0 0 एंड माइनस a 0 एंड 0 0। So the points on axes are क्या होंगे 0 0 पहला, दूसरा होगा बच्चों माइनस a 0, राइट। केवल ये दो पॉइंट्स ही हमें मिलेंगे, ये x इज इक्वल टू माइनस a और y 0, और ये से 0 0, है ना। तो हमारे पास बच्चों दो पॉइंट्स आए हैं जहां पर कर्व एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, एक तो ओरिजिन ही है और दूसरा है माइनस a 0 पॉइंट जहां पर कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो ये तीसरा पॉइंट भी हो गया स्टूडेंट हमारे पास, ठीक। ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत ही काम का पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर कर्व, इस पॉइंट से कर्व जरूर पास होगा और इससे भी होगा, और इससे तो दो ब्रांचेस निकलेंगी क्योंकि ओरिजिन नोड है। पॉइंट नंबर 4 क्या था बच्चों, यस, इट्स अ एसिम्प्टोट।
इट्स एसिम्प्टोट। तो एसिम्प्टोट के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, एसिम्प्टोट के लिए हम लोग ये देखते हैं कि जो कर्व है उस कर्व में पैरेलल टू एक्सिस हमें एसिम्प्टोट निकालनी होती है। तो हमने देखा कि जो इसमें x की हाईएस्ट पावर है, तो x की हाईएस्ट पावर तो 3 है और उसका कोफिशिएंट कांस्टेंट है, तो उसको 0 के इक्वल रखने से कोई लॉजिक ही नहीं बैठता है। मतलब कि x एक्सिस के पैरेलल तो कोई एसिम्प्टोट नहीं है। एंड नाउ जो y की पावर है हाईएस्ट, वो y की पावर हाईएस्ट है 2 और उसका कोफिशिएंट है a माइनस एक्स। तो मतलब कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं। तो हमें मिलेगी जो कोफिशिएंट है उसको जब 0 लिखेंगे तो हमें मिलेगा एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस, एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि हमें y एक्सिस के पैरेलल ही मिल रही हैं, क्योंकि उसी की हाईएस्ट पावर, जो y की हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को जब हम इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमें कुछ मिलता है। हमें क्या मिलेगा, a minus x is equals to 0 and this implies x is equals to a। तो ये जो x is equals to a आया है बच्चों, this is the asymptote of the curve parallel to y axis, ठीक है ना। तो हम लोगों को एक एसिम्प्टोट मिली है कर्व के लिए, है ना, क्या, x is equals to a। तो ये तीसरा पॉइंट भी सॉरी ये चौथा पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। इन सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखिएगा, नोड, टेंजेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड एसिम्प्टोट, ठीक है। बिकॉज मैं यहां से मिटा दूंगा तो आप लोगों को फिर एनालिसिस करने में दिक्कत आ सकती है। तो इन सबको नोट करते जाइएगा साथ में, ताकि आप आसानी से आखिरी में इसको क्या कर सकें, ट्रेस कर सकें। चलिए अब आइए जरा हम लोग कुछ लाइंस मिटाते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि क्या होगा अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट होता है बच्चों, लास्ट जो फिफ्थ पॉइंट है, दैट पॉइंट इज फिफ्थ एंड दैट पॉइंट इज रीजन, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, या तो x के लिए और y के लिए। और ये इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो सकती है y के लिए, बिकॉज y को अगर इधर रख के पूरे टर्म्स को इधर ले लिया जाए तो ये आसानी से y के लिए सॉल्व हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे solving the given equation for y। तो हमें मिलेगा for y, तो y is equals to मिलेगा स्टूडेंट, y स्क्वायर is equals to मिलेगा x स्क्वायर a प्लस एक्स एंड डिवाइड में a माइनस एक्स। और इसे हम लोग लिख सकते हैं y is equals to प्लस माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स, ठीक। तो ये हमारे पास, हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास में कुछ इस तरह से वैल्यू आई है y की। अब इस y की वैल्यू को जरा देखिए और आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है इसे देखकर वो सब ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिखिए, ठीक है ना। तो क्या है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशंस, क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं। नंबर 1, जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि जैसे ही इस x की वैल्यू a से बड़ी हो जाएगी तो ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो गया इसका मतलब स्क्वायर रूट में नेगेटिव हो गया। इट मींस दैट कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज व्हाट, इमेजिनरी नंबर। तो अगर y की वैल्यू इमेजिनरी हो गई तो मतलब कर्व एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उन x की वैल्यूज के लिए, ठीक है ना। तो मतलब कर्व उस पोर्शन में जाएगा ही नहीं, है ना। मैं जैसे ग्राफ पर आपको दिखाऊं, सपोज दैट दिस इज द, हम लोग यहाँ पर प्लॉट करने वाले हैं, मान लीजिए दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, है ना। और हम लोगों को अभी तक क्या क्या मिल चुका है, हम लोगों को दो टेंजेंट्स मिल चुकी हैं, y is equals to x और y is equals to minus x। this is y is equals to x and this is y is equals to minus x, है ना। and this is the tangent number 1 and this is the tangent number 2, है ना। और हम लोगों को क्या मिल चुकी है, एसिम्प्टोट भी मिल चुकी है, and that asymptote is x is equals to a।
तो हम x इज इक्वल टू a भी बना देते हैं, सपोज दैट दिस इज x इज इक्वल टू a। तो ये एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस थी, तो ये एसिम्पटोट भी हम लोगों ने बना दिया, ठीक। दिस इज x इज इक्वल टू a एंड दिस पॉइंट इज a 0 और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस क्या थे 0 0 माइनस a 0। तो ये रहा बच्चों, ये रहा पॉइंट क्या, इट्स अ माइनस a 0 पॉइंट। तो जो जो चीजें अभी तक आ गई थी उसे हम लोगों ने यहाँ पर बना दिया, दो टेंजेंट्स बना दिए ओरिजिन पर, y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू माइनस x, ये हमें मिले थे, ठीक है ना। दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन थे, एक ओरिजिन और एक ये माइनस ए 0, इसे भी बना दिया। एक एसिम्पटोट मिल रही थी x इज इक्वल टू a, उसे भी बना दिया। अब इसे देखिएगा था, ये ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि x की वैल्यू जैसे ही a से बड़ी होगी, a से बड़ी होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा और y इमेजिनरी हो जाएगा। मतलब जब x की वैल्यू a से बड़ी होगी, यानी इस a, ये x इज इक्वल टू a ना, इससे इस तरफ जाएंगे तो इस पोर्शन में कर्व मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर y की वैल्यू इमेजिनरी है। इट मींस दैट कि जो कर्व है वो इस लाइन x इज इक्वल टू a के इस तरफ आता ही नहीं है ना। और x इज इक्वल टू 0, सॉरी x इज इक्वल टू a पर भी डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है, तो भी ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इट मींस दैट कि जो कर्व है वो इस लाइन को छूता भी नहीं है, किसे, x इज इक्वल टू a को, क्योंकि x इज इक्वल टू a पे कर्व की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, y की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है। ओके, इट मींस दैट कि इस लाइन के कर्व इस तरफ जाता नहीं है, कर्व इसे छूता नहीं है ना। और ये चीज हमने समझी थी कि एसिम्पटोट की यही खासियत होती है कि कर्व ना तो उसे इंटरसेक्ट करता है और ना ही उसे टच करता है, ठीक है ना। तो इस लाइन के कर्व इधर नहीं जाने वाला है, तो अगर इधर नहीं जाने वाला है तो मतलब इधर ही इधर हमें बनाना है उस कर्व को, ठीक। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन है हमारा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, y become imaginary when x is greater than a, ओके, when x is greater than a, ये पहला ऑब्जर्वेशन है बच्चों। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, जरा ध्यान दीजिएगा, अब ऊपर वाले को देखिए जरा ध्यान से। अगर यहाँ पर x की वैल्यू, अगर यहाँ पर x की वैल्यू इस a से छोटी हो जाए, किस a से, इस a से छोटी हो जाए, मतलब -2a आ जाए, -3 आ जाए, तो ये ऊपर वाली वैल्यू जो है ये नेगेटिव हो जाएगी और उसके कारण फिर y इमेजिनरी हो जाएगा। तो मतलब ये है कि इस x की जो वैल्यू है वो -a तो हो सकती है लेकिन -a से छोटी नहीं हो सकती है, मतलब कि कर्व इस -a पॉइंट से इस तरफ नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये सेकंड ऑप्शन ऑब्जर्वेशन है, y become imaginary when x is less than -a, when x is less than -a। और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों, थर्ड ऑब्जर्वेशन, कर्व इधर नहीं जा सकता है, इधर नहीं जा सकता है, तो मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पर है, ठीक है ना। ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है, y lies between x is greater than less than a and greater than equal minus a, ठीक है ना। तो इन दोनों a की वैल्यूज के बीच में कर्व लाई कर रहा है। और एक और ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये है कि जब x की वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रहेगी तो x की हर एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू आएंगी, प्लस और माइनस, यानी जितनी ऊपर होगी उतनी ही नीचे होगी। तो ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, फॉर ईच x जो कि फॉर ईच x जिसमें कि x लेस देन हो a से और बड़ा हो -a से, ठीक है, या इक्वल टू -a हो, फॉर ईच x where x lies between this, y has two equal and opposite value, ओके, साइन के केस में, ओके, विथ साइन है ना, इक्वल एंड अपोजिट वैल्यू। तो स्टूडेंट ये चार ऑब्जर्वेशन हमें इस रीजन की मदद से देखने को मिले और अब हम इन 5 पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए एक अप्रोक्सीमेट कर्व
प्लॉट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अप्रोक्सीमेट कर्व प्लॉट करने वाले हैं। और वो अप्रोक्सीमेट कर्व क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो हम इन सब लिख देते हैं यहां पर, यूजिंग above 5 points the approximate shape of curve is ध्यान दीजिएगा, कर्व -a0 पर 0 है और जैसे ही हम लोग इस तरफ आना शुरू होते हैं कर्व की दो वैल्यूज हमें मिलना शुरू होती हैं ऊपर नीचे। मतलब हम ऊपर जाएंगे, यहां से इस तरफ आएंगे तो कर्व ऐसे ऐसे फैलना शुरू होगा और हम ये जानते हैं कि कर्व ओरिजिन पे जाके फिर 0 हो जाता है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे हम लोग इसके इस तरफ बढ़ेंगे तो कर्व की वैल्यू फिर ऐसे 2 होनी शुरू हो जाएंगी। और ध्यान दीजिएगा ये बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, और क्योंकि इस लाइन को ये कभी टच नहीं करती है तो ये ऐसे फैल के ऐसे पूरा का पूरा चली जाएंगी। ठीक, तो हमें मिल जाएगा स्टूडेंट व्हाट, कर्व कुछ ऐसा। ये देखो, लाइक दैट, ठीक। सो दिस इज द आवर कर्व। ओके, ये कर्व है हमारा जो इस तरह से जा रहा है। और जरा ध्यान दीजिएगा कि ओरिजिन से ये इस शेप में देखो निकलता है, इसकी दो ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक, तो मतलब ओरिजिन नोड था तो ये कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है ना, मतलब इसका भी ध्यान रखना, और दो ब्रांचेस निकल ही गई हैं। ठीक, तो हमने इन 5 पॉइंट्स की मदद से कर्व ट्रेस किया और दिस इज द ट्रेस ऑफ द कर्व। ठीक है ना, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने पहले कर्व को ट्रेस किया। आई होप ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, ये आप कर्व को अच्छी तरह से ट्रेस कर पाएंगे जबकि आपके पास थोड़ी ज्योमेट्री की समझ हो स्टूडेंट, है ना। जैसे कि ये जो 4 ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं इनके मतलब आपको समझ में आने चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि x इज ग्रेटर देन a होता है तो y इमेजिनरी कैसे होता है, वो आप इसे देख के समझ जाएं, देखकर आपको समझ में आना चाहिए, है ना, क्यों ऐसा हो रहा है। उसी तरह से जब x की वैल्यू -a से छोटी होती है तो ये इमेजिनरी कैसे हो जाता है y, ये आपको समझ में आना चाहिए। जब y इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा तो ही उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी, है ना। मतलब y lies between this, या फिर मेरे को यहां पर इस तरह से लिखना चाहिए था, y exist between this, है ना, मतलब y exist ही इस वैल्यू के बीच में करता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, मतलब कि यहीं पर y कुछ वैल्यू देता है, अदरवाइज नहीं देता है वो वैल्यू। दूसरा, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x y has to equal and opposite value, साइन के संदर्भ में, यानी कि प्लस माइनस में वैल्यू देता है जब x की वैल्यू यहां होती है। तो प्लस माइनस में देगा तो मतलब कर्व का शेप डेफिनेटली ऐसे ही बनेगा। और क्योंकि यहां से कर्व बढ़ना शुरू होगा और उसको ओरिजिन पे आके फिर 0 हो जाना है और फिर उसके बाद बढ़ते जाना है और इस लाइन को कभी टच नहीं करना है, तो ऐसे इनफाइनाइट की ओर चला जाएगा, है ना। तो इस रीजन की मदद से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द कोऑर्डिनेट की मदद से, सिमेट्री की मदद से, एसिम्पटोट की मदद से, ठीक है ना, नोड की मदद से, हमने ये सारे पॉइंट्स को एक साथ जब क्लब किया तो कर्व का शेप कुछ इस तरह से बना स्टूडेंट, ठीक है ना। और ये जो कर्व है उन सभी कंडीशंस को पूरा कर रहा है जो हम लोगों ने शुरू से लेकर आखिरी तक देखी। और ध्यान दीजिएगा कि कर्व जो है सिमेट्रिक भी है एक्स एक्सिस के अबाउट में, क्योंकि इस एक्स एक्सिस के ऊपर वाले पोर्शन को अगर रोटेट किया जाए तो नीचे वाला पोर्शन ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो इसका मतलब कर्व एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक भी है। ठीक, तो ये हुई पहली ट्रेसिंग स्टूडेंट। अब आइए जरा एक ट्रेसिंग और देखते हैं। अब आइए स्टूडेंट इस एक प्रॉब्लम को और हम लोग ट्रेस करते हैं, और इस कर्व की इक्वेशन है स्टूडेंट a स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट। और इसे हमें ट्रेस करना है, ठीक। और ट्रेसिंग करने के लिए हम लोग अपने उन्हीं 5 पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किए हैं। तो सबसे पहले आइए जरा पहला पॉइंट देखते हैं, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और पॉइंट नंबर 1 देखते हैं हम लोग सिमेट्री। सिमेट्री, ओके, सिमेट्री। तो जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो कर्व है
इसमें y की पावर भी इवन है और x की पावर्स भी इवन है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इवन ही रहेगी, यहाँ 2 और यहाँ 4। तो मतलब जो कर्व है वो x के अबाउट भी सिमेट्रिक है, x एक्सिस के अबाउट भी, और y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, ठीक है ना। और अगर हम कर्व में x को y से और y को x से रिप्लेस कर दें तो इक्वेशन चेंज हो जाती है, मतलब लाइन y इज इक्वल टू x के सिमेट्रिक नहीं है। और अगर हम कर्व में x को -x से और y को -y से रिप्लेस कर दें तो जो कर्व है वो चेंज नहीं होता है, मतलब तीन जगह सिमेट्री है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड अपोजिट क्वाड्रेंट में भी सिमेट्रिक है, ठीक। तो ये तीनों लिख दीजिए यहाँ पे। द कर्व इज सिमेट्रिक, द कर्व इज सिमेट्रिक about x axis, y axis and opposite quadrant है ना, यानी कि तीन जगह पर स्टूडेंट इस कर्व की सिमेट्री है, ठीक। तो ये पॉइंट नंबर 1 हुआ। पॉइंट नंबर 2, ओरिजिन एंड टेंजेंट। ओके, जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर इस कर्व की इक्वेशन में हम x की जगह 0 लिख दें तो क्या y 0 आ रहा है? यस, y 0 आ रहा है। इट मींस दैट कि ये जो कर्व है ये ये जो कर्व है ये ओरिजिन से पास होता है, ठीक। सो हम यहां लिखते हैं द कर्व passes through the origin, है ना, मतलब कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है। और अगर कर्व ओरिजिन से पास होता है तो हमें ओरिजिन पर टेंजेंट्स निकालनी होती है, बिकॉज उन्हीं टेंजेंट से हमें पता चलता है कि जो ओरिजिन का नेचर है वो क्या है, नोड, कस्प या समथिंग एल्स। तो हम लोग अब उसके लिए जो कर्व है उस कर्व में जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उन्हें इक्वल टू 0 रखेंगे। और यहाँ पर लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है? हाईएस्ट डिग्री तो है 4 और लोएस्ट डिग्री है x² a² और a² y²। तो उसके लिए हम लोग अब इन दोनों टर्म्स को इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो हमें मिलेगा, ये तो हो गया पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड equating the lowest degree term to 0। और लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वल टू 0 करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा a² y² इज इक्वल्स टू a² x², है ना। वो लास्ट वाला नहीं आएगा क्योंकि इसकी पावर 4 थी। लोएस्ट डिग्री यही है जिनकी पावर 2 है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा कि जब भी लोएस्ट डिग्री की बात आएगी तो अलग अलग पावर्स नहीं होंगी, वो एक जैसी पावर्स होनी चाहिए उनकी, तो ही वो लोएस्ट डिग्री टर्म कहलाएंगी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ x हो यहाँ y² हो तो वो लोएस्ट डिग्री टर्म हो गया, नहीं। जो भी कर्व होगा उसमें लोएस्ट डिग्री, अगर हाईएस्ट 4 है उसके बाद कुछ पॉइंट्स, मतलब कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनकी पावर 3 है और कुछ वेरिएबल ऐसे हैं जिनकी पावर 1 है, तो जो लोएस्ट डिग्री टर्म होगा वो 1 डिग्री वाला होगा, तो उसको इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है ना। इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए, ऐसा मिलेगा। So this implies that y is equals to plus minus x, यानी कि दो रियल टेंजेंट्स मिली हमें, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स। तो दो रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स हमें मिली, ठीक। इट मींस दैट origin is a node। तो इसका मतलब ओरिजिन क्या हुआ? नोड हुआ। और अगर नोड है तो उसकी दो ब्रांचेस पास होंगी ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये दूसरा पॉइंट खत्म हुआ। नाउ थर्ड पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन on coordinate एक्सेस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1। तो x इज इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो y भी क्या आ जाता है?
y भी 0 आ जाता है। अगेन पुट y is equals to 0 into 1। ओके, तो y अगर 0 रखते हैं तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें मिल जाएगा x is equals to 0 and x square minus a square is equals to 0, and this implies that x square is equals to a square, मतलब कि x is equals to plus minus a। यानी कि जब y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की दो वैल्यूज आती हैं, प्लस a और माइनस a। तो मतलब कि हमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है बेसिकली वो x एक्सिस पे मिल रहा है, जहां पर x की वैल्यू माइनस a और प्लस a होती है, और y तो 0 है ही x एक्सिस पे। तो हमें 3 पॉइंट मिले इंटरसेक्शन, 0 0 एंड a 0 और माइनस a 0, है ना, क्योंकि x कोऑर्डिनेट पहले आता है तो ये पॉइंट को पहले देखेंगे, इसे बाद में। तो हम यहां पे लिख देते हैं उसे। Hence point of intersection, hence point of intersection क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 माइनस a 0 एंड a 0, है ना। ये 3 पॉइंट है ना, पहला तो हमें पहले दिख गया था सेकंड पॉइंट में, और ये 2 पॉइंट्स अभी हमें यहां मिल गए। तो ये क्या खत्म हुआ? थर्ड पॉइंट खत्म हुआ। नंबर 4 एसिम्पटोट। एसिम्पटोट के लिए क्या करते हैं हम लोग? एसिम्पटोट के लिए हम लोग ये देखते हैं कि जो कर्व है उसमें x की हाईएस्ट पावर और y की हाईएस्ट पावर के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उन्हें, तो y की हाईएस्ट पावर तो 2 है और उसका कोफिशिएंट क्या है? कांस्टेंट है a स्क्वायर, और उसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो मतलब कि y एक्सिस के पैरेलल तो कोई एसिम्पटोट नहीं है, और x की जो हाईएस्ट पावर है उसका मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के अंदर तो x की पावर 4 हो जाएगी। तो x की पावर 4 हाईएस्ट पावर है और उसका कोफिशिएंट भी कांस्टेंट है यानी कि 1 है, और उसको इक्वल टू 0 रखने का भी कोई लॉजिक नहीं बैठता है। तो मतलब दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हमें कोई एसिम्पटोट नहीं मिल रही है, तो हम वही लिख देते हैं यहां पर, नो एसिम्पटोट, नो एसिम्पटोट। ठीक, कोई एसिम्पटोट नहीं मिली। तो पॉइंट नंबर 4 भी फिनिश हो गया, है ना। एंड पॉइंट नंबर 5 रीजन। तो रीजन के लिए हम लोगों को इस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और इसे देखकर हमें लग रहा है कि y को इस तरफ रखकर बाकी चीजों को इस तरफ लाया जा सकता है, यानी कि ये आसानी से सॉल्व हो सकती है y के लिए। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर देते हैं फॉर y। सॉल्विंग 1 फॉर y, तो हमें मिलेगा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x अपॉन a एंड स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक, दिस इज 2, इसे 2 नाम दे दीजिए। तो हमारे पास बच्चों ये आई y की वैल्यू। अब इस y को देखिए और बताइए कि आपको क्या क्या ऑब्जर्वेशंस दिख रहे हैं इस y को देखकर, है ना। पहला ऑब्जर्वेशन कि ये बात तो पक्की है कि x की हर वैल्यू के लिए, है ना, जहां पर y एग्जिस्ट करेगा, x की हर एक वैल्यू के लिए y की वैल्यू 2 मिल रही है, प्लस और माइनस में, यानी एक बात हमारे दिमाग में है ना। ये पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन जरा ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर ग्राफ भी बना देता हूं और लिखता भी जाऊंगा, है ना। लुक एट दिस, क्योंकि साथ में देखेंगे तो आसानी होगी समझने में, है ना। हमारे पास 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन थे, एक पॉइंट था a0 और एक पॉइंट था माइनस a0, है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, और ये तो एक ओरिजिन था। और हमें ये भी पता है कि हम लोगों को 2 टेंजेंट्स मिल रही थी ओरिजिन पर, तो ये रही 2 टेंजेंट्स। तो ये 2 टेंजेंट्स भी हमने प्लॉट कर दी। तो दिस इज टेंजेंट नंबर 1 एंड दिस इज टेंजेंट नंबर 2। ये y इज इक्वल्स टू माइनस x है और ये y इज इक्वल्स टू प्लस x है ना। दिस इज y इज इक्वल्स टू प्लस x। तो 2 टेंजेंट्स भी हम लोगों ने प्लॉट कर दी इस तरह से स्टूडेंट, है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही इस x की वैल्यू को हम लोग a से बढ़ाते हैं या घटाते हैं, सॉरी a से बढ़ाते हैं और माइनस a से कम करते हैं,
तो क्या होगा, जब x की वैल्यू +2a यानी इस a से ज्यादा बढ़ाएं हम, तो इस नेगेटिव साइन के कारण ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब y वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी कि कर्व इस तरफ नहीं है। उसी तरह से अगर x की वैल्यू को हम लोग -a से इस तरफ लाएं, यानी कि मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया x की जगह पर -2a, तो -2a लिखेंगे तो -2a का होल स्क्वायर -4a² हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये नेगेटिव वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो जब माइनस करेंगे हम लोग तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी पूरी, और उसका स्क्वायर रूट फिर इमेजिनरी हो जाएगा। इट मींस दैट के नेगेटिव मतलब इट मींस दैट के -a के इधर नहीं जाना है और +a के इधर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पर क्या हो जाता है, y इमेजिनरी हो जाता है। तो ये ऑब्जर्वेशन नंबर 1 जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, क्या कि y become imaginary when x is greater than +a and x is less than -a, यानी कि जब +a से बड़ा हो जाए या -a से छोटा हो जाए तो y इमेजिनरी हो जाएगा, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, फॉर ईच x जो कि कहां पर हो, +a से छोटा हो और -a से बड़ा होना चाहिए, है ना, क्योंकि इन दोनों +a से छोटा होने पर और -a से छोटा और a से बड़ा होने पर तो इमेजिनरी है, मतलब कि उससे छोटी जब वैल्यूज होंगी इन दोनों के बीच में जब होंगी तभी y एग्जिस्ट करेगा। तो फॉर ईच x जो कि इन दोनों के बीच में हो, y हैज 2 equal and opposite values, 2 equal and opposite values। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो ऑब्जर्वेशन जो बड़े बड़े थे वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिए कि हमारा जो कर्व है वो इस तरफ नहीं है, इस पॉइंट के इस तरफ नहीं है, इन दोनों के बीच में ही है, और हर वो वैल्यू जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है वहां पर कर्व की दो वैल्यूज हैं, यानी ऊपर जितनी है उतनी ही नीचे भी है, और ओरिजिन पर कर्व आके फिर 0 हो जाता है। यानी कि अगर अब हम कर्व का शेप बनाना शुरू करें बच्चों, तो लुक एट दैट, लाइक दैट, है ना। अगर इतना बना देता हूं तो ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री होगी, मतलब कि इस तरफ जैसा है वैसे ही अपोजिट क्वाड्रेंट में ऐसा होना चाहिए। मतलब कि अगर इस वेरिएबल को हम चेंज कर दें, x को -x को +x में कन्वर्ट कर दें, तो वही शेप हमें जो कि +y के लिए मिल रहा था वही शेप -y के लिए मिलना चाहिए। तो देखो मिल रहा है, और क्योंकि हर x की वैल्यू के लिए दो सेम वैल्यू मिल रही थी y की, तो ये कर्व घूम के फिर वापस ऐसा आएगा। Look at that. So this is the required curve for this equation of the curve, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट कर्व बनाया है स्टूडेंट, ठीक है ना, जो कि आप लोगों को आई होप के समझ में आया होगा, है ना, अप्रोक्सीमेट कर्व, ठीक। तो दिस इज द अप्रोक्सीमेट कर्व फॉर द दिस फंक्शन, ठीक है ना, ये दिस इक्वेशन ऑफ द कर्व। और इसे प्लॉट करने के लिए हमने उन्हीं 5 पॉइंट्स का यूज किया है स्टूडेंट, जो 5 पॉइंट्स हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे, और हर पॉइंट का अपना अपना मतलब है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है स्टूडेंट, जो हमें मदद करता है पूरे कर्व को समझने में कि कर्व कहाँ कहाँ पर है कहाँ नहीं है, वो होता है रीजन। तो जब भी आप रीजन वाले पॉइंट को देखें बुक में, तो बिल्कुल अलर्ट होके देखें, समझ के देखें, ठीक है ना, कि किन वैल्यूज के लिए y छोटा है, मतलब इमेजिनरी हो जाता है, कहां पर y एग्जिस्ट करता है, कहां पर y इनफाइनाइट हो जाता है। इन सब का ध्यान रखते हुए आप कर्व को ट्रेस करेंगे तो बिल्कुल सही ट्रेसिंग होगी स्टूडेंट, ठीक है ना। और ट्रेसिंग करने के लिए स्केल का इस्तेमाल की जरूरत नहीं होती है, बस आपको समझ में आना चाहिए ना, कि स्केल का मतलब ये नहीं है कि आप लाइनें ना खींचे, स्केल का मतलब ये है कि उसमें सेंटीमीटर को यूज करने की जरूरत नहीं है, आप अंदाजे से बनाएंगे, इट इज ओके। बिकॉज एग्जामिनर बस ये देखता है कि आपने ये सारे पॉइंट सही लिखे हैं कि नहीं, और ये पॉइंट्स अगर सारे सही लिखे हैं और आपको समझ है थोड़ी सी भी ट्रेसिंग की, तो आप सही कर्व बनाएंगे, और अप्रोक्सीमेटली दिखना चाहिए कि हाँ कर्व का शेप सही बन रहा है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे।
तो स्टूडेंट हमने इन दो क्वेश्चंस की मदद से आपको ट्रेसिंग ऑफ कर्व समझाने की कोशिश किया और आई होप कि आप ट्रेसिंग अब थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। अब अपनी बुक की मदद से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए और ट्रेसिंग को समझिए स्टूडेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे जाता हूँ ट्रेसिंग के लिए, आप उन्हें करने की कोशिश करिएगा तो आपको और अच्छा लगेगा, ट्रेसिंग को समझने में और मदद मिलेगी। पहला क्वेश्चन आप लिख लीजिए होमवर्क में। दैट क्वेश्चन इज y square a minus x is equals to x cube where a is greater than 0, है ना। इस कर्व को ट्रेस करिएगा, ठीक है ना। इस कर्व का जो ट्रेसिंग है वो कुछ इस तरह से होगा। दिस वन ये एसिम्प्टोट रहेगी इसके लिए। और एक क्वेश्चन और ले जाइए एंड दैट क्वेश्चन इज ay square is equals to x square a minus x, ओके। इसको भी आप ट्रेस करिएगा और इसका जब आप ट्रेसिंग करेंगे तो इसका जो शेप है वो कुछ इस तरह से बनेगा। दिस वन ये आपको है ना इस तरह से बनेगा, दो टेंजेंट्स मिलेंगे आपको ये, ठीक है। इस तरह से कुछ शेप बनेगा इसका। तो ये दो कर्व की ट्रेसिंग को आप लोग करिएगा तो आपको और कॉन्फिडेंस हो जाएगा ट्रेसिंग ऑफ कर्व के मामले में स्टूडेंट, ठीक। तो आई होप स्टूडेंट कि ये ट्रेसिंग्स आपको समझ में आई होगी और इन क्वेश्चंस को आप लोग कर पाएंगे आसानी से। बुक में भी आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को करें और अगर फिर भी आपको कोई परेशानी आती है ट्रेसिंग में तो आप मुझसे अपनी क्वेरीज बाय मेल और बाय व्हाट्सएप हाइक के थ्रू भी पूछ सकते हैं, है ना। अच्छा एक चीज और मेरे दिमाग में जो अभी आ गई है कि कभी कभी क्या होता है कि इस ट्रेसिंग के जो पॉइंट्स हैं उनके बीच में से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपको कोई इक्वेशन दे दी जाएगी कर्व की और कह दिया जाएगा कि फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो वो आप लोगों को ध्यान देना है ना, कि पैरेलल जो मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट कैसे निकाली जाती हैं, तो उसका भी ध्यान दें आप, है ना, बी केयरफुली। दूसरा कभी कभी सिमेट्री भी पूछी जा सकती है शॉर्ट आंसर टाइप में कि फाइंड द सिमेट्री ऑफ द गिवन कर्व, राइट। तीसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व है वो कहां पर है, या फिर रीजन, आपके रीजन भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। या फिर नेचर ऑफ द ओरिजिन भी पूछा जा सकता है कि शो दैट द कर्व इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड the nature of the origin is not cusp या something else। तो इस तरह से प्रॉब्लम भी शॉर्ट आंसर में बन सकता है, तो इन पॉइंट्स को भी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, खूब मेहनत करिए, आपसे आसानी से ये टॉपिक बनेगा। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।